अस्सलाम अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मौजू एवन दी टेरायबल पर है। आइवन दी टेरिबल पैदाइश 25 अगस्त 1530, वफ़ात 18 मार्च 1584, रूसी रियासत और एक सल्तनत की तख्लीक जिसमें गैर गुलाम रियासतें शामिल थीं। एवन स्वीडन और पोलैंड के खिलाफ तवील और बड़ी हद तक नाकाम जंगों में मसरूफ़ रहा और फ़ौजी मुसल्लित करने की कोशिश में नज़म व ज़ब्त और मरकज़ी इंतज़ामिया के साथ उसने मौरूसी शराफत के खिलाफ दहशत का राज कायम किया। अपने वालिद की मौत के बाद 3 साला एवन को मॉस्को का अजीम शहज़ादा करार दिया गया। इसकी वालिदा ने 1538 में इसकी मौत तक मुबैना तौर पर जहर के ज़रिए एवन के नाम पर हुकूमत की। एवन के वालिदैन दोनों की मौत ने नौजवान शहज़ादे की शख्सियत पर काबू पाने और इक़्तिदार के हुसूल के लिए अमरा के मुख्तलिफ धरों की जिद्दोजहद को दोबारा ज़िंदा करने का काम किया। दायरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हुकूमत की बागडोर के लिए उनकी मुसलसल जिद्दोजहद ने एवन पर गहरा असर छोड़ा और उसे बोईरों की ज़िंदगी भर की नापसंदीदगी से दोचार कर दिया। फरवरी 1547 में एवन ने रोमानोव ख़ानदान के मुस्तक़बिल के पहले ज़ार की फूफी अनास्तासी रोमानोवना से शादी की। 1542 के बाद से एवन मॉस्को के मेट्रोपोलिटन मकारी के ख़यालात से बहुत मुतासिर हुआ, जिसने नौजवान ज़ार को इंसाफ के उसूलों पर मबनी एक ईसाई रियासत कायम करने की ख्वाहिश में हौसला अफजाई की। एवन की हुकूमत ने जल्द ही मरकज़ी और मकामी इंतज़ामिया दोनों की उसलाह और तंजीम नौ के वसी प्रोग्राम का आगाज़ किया। 1547 और 1549 में तलब की गई चर्च कौंसिलों ने चर्च के मामलात को मजबूत और मुनज़्ज़म किया, इसके आर्थोडॉक्स की तस्दीक की और रूसी संतों की एक बड़ी तादाद को तस्लीम किया। 1549 में पहले ज़ेमेस्की सोबूर को एक मुशावरती सलाहियत में मुलाकात के लिए बुलाया गया था। ये एक कौमी असेंबली थी जो बुवार्ज़, पादरीम और नई खिदमत गुजारी के कुछ मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल थी। रूस की मरकज़ी इंतज़ामिया को भी महकमों में दोबारा मुनज़्ज़म किया गया था, हर एक रियासत के मखसूस काम के लिए ज़िम्मेदार था। फ़ौजी खिदमत के हालात को बेहतर किया गया, मुसल्लह अफ़वाज की तंजीम नौ की गई और कमांड के निज़ाम में तब्दीली की गई ताकि कमांडरों का तकर्रुर महज़ उनकी पैदाइश की वजह से होने की बजाय मेरिट पर किया जाए। हुकूमत ने वसी पैमाने पर खुद मुख्तारी भी मुतारफ़ करवाई, जिसमें ज़िलई मुंतज़मीन मकामी अफराद के ज़रिए मुंतखब किए गए थे। इस्लाहात का एक मकसद शहज़ादों और बोईरों के मौरूसी अशराफिया के इख्तियारात को महदूद करना था, जो अपनी जायदादी मौरूसी बुनियादों पर रखते थे, और खिदमतगार के मफादात को फ़रोग़ देना था, जिन्होंने अपनी जागीरें सिर्फ हुकूमत की खिदमत के मुआवजे के तौर पर रखी थीं, और जो इस तरह ज़ार पर मुनहसर थे। आइवन का मकसद बज़ाहिर ज़मींदार हज़रात की एक ऐसी क्लास बनाना था जो खुद मुख्तार के लिए हर चीज़ का मक़रूज़ा होगा। तमाम इस्लाहात नाम निहाद चोज़न कौंसिल के ज़ेरे एहतिमाम हुई, एक गैर रस्मी मुशावरती इदारा जिसमें सरकर्दा शख्सियत ज़ार के पसंदीदा अलेक्से एडाशिफ और पादरी सिल्वेस्टर थीं। कौंसिल का असर वाओ रसूख कम हुआ और फिर 1560 की दुहाई के अवाइल में गायब हो गया। ताहम एवन की पहली बीवी और मकारी की मौत के बाद इस वक्त तक एवन के ख़यालात और इसके वफ़द में तब्दीली आ चुकी थी। एवन की पहली बीवी अनास्तासी का इंतकाल 1560 में हुआ और इसके सिर्फ 2 मर्द वारिस एवन पैदाइश 1554 और फीवडूर पैदाइश 1557 करून वस्ता के बचपन की सख्तियों से बच पाए। रूस आइवन के दूर इक़्तिदार के ज़्यादातर हिस्से में जंग में रहा था। मुस्कोवाइट हुक्मरानों को तवील अरसे से तातारियों की जानिब से दरानंदाज़ी का ख़दशा था और 1.47 से 48 और 1.49 से 50 में दरियाए वोल्गा पर वाक़े काज़ान के मुखालिफ ख़ानात के ख़िलाफ़ नाकाम मुहिम्मात चलाई गईं। 1552 में तवील तैयारियों के बाद ज़ार काज़ान के लिए रवाना हुआ और रूसी फ़ौज ने हमला करके इस शहर पर कब्ज़ा करने में कामयाबी हासिल की। 1556 में वोल्गा के मुँह पर वाक़े असतराख़ान की ख़ानीत को बग़ैर किसी लड़ाई के ज़म कर दिया गया। इस लम्हे के बाद से वोल्गा एक रूसी दरिया बन गया और बहीरा कैस्पियन तक तिजारती रास्ता महफूज हो गया। वोल्गा के दोनों किनारों को अब महफूज बनाने के बाद एवन ने एक मुहिम के लिए तैयार किया कि समंदर में निकलने पर मजबूर किया जाए, जो खुश्की से घिरा रूस की रिवायती तशवीश है। आइवन ने महसूस किया कि यूरोप के साथ तिजारत का इन्हिसार बाल्टिक तक आज़ादाना रसाई पर है और उसने अपनी तवज्जो मग़रिब की तरफ मोड़ने का फ़ैसला किया। 1558 में उसने लेवुनी मौजूदा लटविया और एसटूनी में पर रूसी हुक्मरानें कायम करने की कोशिश में जंग की। रूस पहले फतह याब हुआ और लेओनिनार्टस को तबाह करने में कामयाब हुआ, लेकिन उनका इत्तेहादी लिथुआनिया 1569 में पोलैंड का अटूट टनक बन गया। जंग जारी रही, जबकि स्वीडन ने रूस के खिलाफ पोलैंड का साथ दिया। क्रीमियाई तातारों ने आस्ट्राखान पर हमला किया और यहाँ तक कि 1571 में रूस में वसी पैमाने पर हमला कर दिया।
इन्होंने मॉस्को को जला दिया, सिर्फ करीमलन खड़ा रह गया। जब 1575 में ट्रांसिल्वेनिया का स्टीफन बेथुरी पोलैंड का बादशाह बना तो उसकी क़यादत में दोबारा मुनज़्ज़म पोलैंड की फ़ौजी जंग को रूसी सरज़मीन पर ले जाने में कामयाब हुईं, जबकि स्वीडन ने लेवोनी के कुछ हिस्सों पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। आइवन ने आखिरकार पोप ग्रेगोरी तेरहवें से मुदाखलत करने को कहा और उनके नॉन्सियो अंतोनियो पोसिवेनु की सालिसी के ज़रिए 15 जनवरी 1582 को पोलैंड के साथ जंग बंदी का इख्तिताम हुआ। 1583 ने रूस को खलीज फ़िनलैंड के शहरों को तर्क करने पर मजबूर किया। 24 साला तवील लिवोनियन जंग रूस के लिए बेसूद साबित हुई थी, जो तवील जिद्दोजहद से थक गया था। ईवान की पहली फांसी बज़ाहिर लेवोनियन जंग के दौरान इसकी मायूसी और मुतअद्दिद रूसी बोयरों की मुश्तबा गद्दारी से पैदा हुई। 1564 में ईवान के नुमाइं फील्ड कमांडरों में से एक परन सेनेडरी कर्बसकी के पोलैंड चले जाने ने ज़ार को बहुत चौंका दिया, जिसने उस साल के आखिर में बॉयर्स की धोखाधही के पेश नज़र दस्तबरदारी के अपने इरादे का ऐलान किया। ताहम मॉस्कोवाइट्स ने पादरियों की क़यादत में उससे हुकूमत जारी रखने की इल्तिजा की और 1565 में उसने उनकी दरख्वास्त को इस शर्त पर कबूल किया कि उसे गद्दारों के साथ जैसा वो चाहे सलूक करने की इजाज़त दी जाए और वो एक ऑपरचुनिना तश्कील दे, यानी इलाक़े का एक मजमुआ जिसका इंतज़ाम रियासत के बाकी हिस्सों से अलग से किया जाएगा और ताजलन के तौर पर उसके फौरी कंट्रोल में रखा जाएगा। 1000-6000 मर्दों पर मुश्तमिल एक बॉडीगार्ड, जिसे ओप्रिकनिकी कहा जाता है, उठाया गया और पूरे रूस के मखसूस कस्बों और अज़ला को ऑपरचुनिना में शामिल किया गया था। उनकी आमदनी ज़ार के नए दरबार और घराने की देखभाल के लिए तफवीज़ की गई थी, जिसमें बहुत से एहतियात से मुंतखब बुवायर और खिदमतगार शामिल थे। ईवान खुसूसी तौर पर इस वफ़द में रहता था और रूस के इंतज़ामी आलात, जिसे अब ज़ेमेसचीना या ज़मीन कहा जाता है, कि रोज़मर्रा के इंतज़ाम से किनारा कुशी इख्तियार कर ली थी, जिसे उसने सरकर्दा बुवायरों और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में छोड़ दिया था। आइवन ने अपने आप को उनके साथ तकरीबा तमाम मुवासलात से अलग कर दिया, जबकि ऑपरचुनिकी ने आइवन के फौरी दायरे से बाहर हर किसी को मुआफ़ी के साथ रौंद दिया। चूँकि इस अहद से मुताल्लिक़ तकरीबन तमाम दस्तावेज़ात मॉस्को की वक्फ़े से लगने वाली आग में तबाह हो गई थीं, इसलिए मुअर्रिख़ीन इसके दूर हुकूमत के इस हिस्से में ईवान के इक़दामात के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाहतें देते हैं। अक्सरियत का ख़याल है कि ये जिद्दोजहद ज़ार और पुरानी मौरूसी शराफ़त के दरमियान थी, जिसने अपनी ताकत और मुराद के हवाले से हसद करते हुए इसकी दाखिली इस्लाहात और फ़ौजी मंसूबों की मुज़ाहमत की थी। इस तरह ऑपरचुनिना एक इंतहाई मरकज़ी रियासत बनाने और शहज़ादों और आला शराफ़त की मुआशी ताकत और सियासी ताकत को तबाह करने की आइवन की कोशिश हो सकती है। बढ़ते हुए नाराज़ बुवायरों ने यकीनन ईवान की मुखालफत की थी और मौका पर उसके खिलाफ साजिशें की थीं, लेकिन आइवन ने ऑपरचुनिना के ज़रिए जो दहशतगर्दी शुरू की थी, वो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इस ख़तरे से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई जिसको दबाने के लिए बनाया गया था। 1570 में मिसाल के तौर पर ईवान ने ज़ाती तौर पर नोगोरोड के खिलाफ अपने ऑपरचुनिकी फ़ौजियों की क़यादत की, इस शहर को तबाह कर दिया और उसके कई हज़ार बाशिंदों को मौत के घाट उतार दिया। इस अरसे के दौरान बहुत से बौर और दीगर अफराद हलाक हो गए, कुछ को सरेआम हसाबी और अलामती जुल्म के साथ कत्ल कर दिया गया। आइवन ने बाद में अपने 3000 से ज़्यादा मुतासिरीन की मुख्तलिफ खानकाहों की यादगारों सिनुडिकी को भेजा, जिनमें से ज़्यादातर को ऑपरचुनिना के दौरान फांसी दे दी गई थी। चूँकि इस अहद से मुताल्लिक़ तकरीबन तमाम दस्तावेज़ात मॉस्को की वक्फ़े से लगने वाली आग में तबाह हो गई थीं, इसलिए मुअर्रिख़ीन का ख़याल है इसके दूर हुकूमत के इस हिस्से के दौरान आइवन के इक़दामात के बारे में मुख्तलिफ वज़ाहतें देना। अक्सरियत का ख़याल है कि ये जिद्दोजहद ज़ार और पुरानी मौरूसी शराफ़त के दरमियान थी, जिसने अपनी ताकत और मुराद के हवाले से हसद करते हुए इसकी दाखिली इस्लाहात और फ़ौजी मंसूबों की मुज़ाहमत की थी। इस तरह ऑपरचुनिना एक इंतहाई मरकज़ी रियासत बनाने और शहज़ादों और आला शराफ़त की मुआशी ताकत और सियासी ताकत को तबाह करने की आइवन की कोशिश हो सकती है। बढ़ते हुए नाराज़ बुवायरों ने यकीनन ईवान की मुखालफत की थी और मौका पर उसके खिलाफ साजिशें की थीं, लेकिन आइवन ने ऑपरचुनिना के ज़रिए जो दहशतगर्दी शुरू की थी, वो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इस ख़तरे से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई जिसको दबाने के लिए बनाया गया था। 1570 में मिसाल के तौर पर ईवान ने ज़ाती तौर पर नोगोरोड के खिलाफ अपने ऑपरचुनिकी फ़ौजियों की क़यादत की, इस शहर को तबाह कर दिया और उसके कई हज़ार बाशिंदों को मौत के घाट उतार दिया। इस अरसे के दौरान बहुत से बौर और दीगर अफराद हलाक हो गए, कुछ को सरेआम हसाबी और अलामती जुल्म के साथ कत्ल कर दिया गया।
आईवन ने बाद में अपने 3000 से ज़्यादा मुतासिरीन की मुख्तलिफ खानकाहों की यादगारों सिनूडिकी को भेजा, जिनमें से अक्सर को ओप्रिकनीन के दौरान फांसी दे दी गई। वापसी और परवाज़ वो मौज़ूआत हैं जो आईवन के दूर हुकूमत के बाद के सालों में चलते हैं। इसने अफगानिस्तान के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की, यहाँ तक कि एक अंग्रेज़ रईस से शादी करने के लिए अपनी तैयारी का मशवरा दिया। 1575 में ऐसा लगता है कि इसने तातार शहजादे सेमुन बैकबुलातूज के हक़ में तकरीबन 1 साल तक दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। 1570 की दुहाई में उसने सिर्फ 9 सालों में एक के बाद दीगर 5 शादियाँ कीं। आखिरकार गुस्से के आलम में उसने 1581 में अपने वाहिद काबिले अमल वारिस एवन को कत्ल कर दिया। इस कत्ल ने सियासी बहरान के लिए घड़ी की टिक-टक का आगाज़ कर दिया, जिसे मुसीबतों का वक्त कहा जाता है, जिसका आगाज़ कमज़ोरों पर रौरक ख़ानदान के ख़ात्मे के साथ हुआ। फीवडूर की मौत 1598 में। मीरास एवन की कामयाबियाँ बहुत थीं। खारिजा पॉलिसी में इसके तमाम इक़दामात रूस को ज़बरदस्ती यूरोप में दाखिल करने की तरफ थे, एक लाइन जिसे पीटर अवल दी गिरट ने जारी रखना था। अंदरूनी तौर पर आईवन के दहशतगर्दी के दूर के नतीजे में बालाखर अशराफिया की तमाम सतहों को कमज़ोर कर दिया गया, बशमूल वो खिदमतगार जिनकी उसने सरपरस्ती की थी। तवील और नाकाम लिवोनियन जंग ने रियासत के वसाइल को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया और रूस को मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंचाने में मदद की। इन अवामिल के साथ तातारी मुदाखलत के नतीजे में 1584 में आईवन की मौत के वक्त तक बहुत से रूसी सूबों की आबादी ख़त्म हो गई। इसके बावजूद उसने अपने दायरे को इंतज़ामी और सक़ाफ़ती तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मरकज़ी हैसियत से छोड़ दिया। एवन ने रूस की सक़ाफ़ती तरक्की की भी हौसला अफजाई की, ख़ास तौर पर प्रिंटिंग के ज़रिए। इन्होंने खुद भी खूब लिखा और अगरचे उनकी ज़िंदा तहरीरें बुनियादी तौर पर सियासी नौयत की हैं, लेकिन उनके अल्फाज की तरतीब और उनके काटने वाले तनज़ बहुत वाज़ेह हैं। आईवन ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक मतक़ी पैरोकार था। मजहबी सवालात पर उसके दलाइल उनकी ताकत और यकीन के लिहाज से नुमायाँ हैं, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा ज़ोर खुदा के तहत लामहदूद इक़्तिदार के हाकिम के इलाही हक़ का दिफ़ा करने पर दिया, एक ऐसा नज़रिया जिसके साथ उस वक्त के बेशतर दूसरे बादशाह मुत्तफ़िक़ होते। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। मज़ीद मालूमात और तारीख़ी वाक़यात जानने के लिए हमारे स्टोरी टाइम चैनल की सब्सक्राइब करें।